नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रस्ताव और प्रस्ताव का निमंत्रण। ठीक है, यानी कि प्रस्ताव और प्रस्ताव के निमंत्रण में क्या अंतर है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्लाइड्स पर चलते हैं और इससे संबंधित प्रावधान और इससे संबंधित एक सवाल जो कि बिहार सुपीरियर जुडिशल सर्विसेज में पूछा जा चुका है कि प्रस्ताव और प्रस्ताव का निमंत्रण में क्या अंतर है। तो केस लॉ के माध्यम से अगले स्लाइड पर चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑफर या प्रपोजल क्या होता है, यानी कि प्रस्ताव या प्रस्तावना क्या होता है। तो इसे हम सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में लिखे हुए वर्डिंग से समझते हैं, जो ये कहता है कि जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर करता हो किसी काम को करने के लिए या किसी काम को न करने के लिए, यानी काम से विरत रहने के लिए, और उसके माध्यम से दूसरे व्यक्ति का सहमति प्राप्त कर लेते हैं उस काम को करने या न करने का, तो उसे हम कहते हैं प्रपोजल या ऑफर। ठीक है, और जब ये एक्सेप्टेंस हो जाता है तो यही जो प्रस्ताव है ये प्रॉमिस बन जाता है, वचन बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इनविटेशन टू ऑफर। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इनविटेशन टू ऑफर कहीं डिफाइंड नहीं है एज सच। ठीक है, ये एक पुराना केस लॉ है, वहां से आया हुआ है, और उस केस लॉ का नाम है हार्वी वर्सेस फेसी, जो कि आगे स्लाइड्स में हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इनविटेशन टू ऑफर एक क्या होता है कि किसी प्रस्ताव का निमंत्रण होता है, जिससे कि जो निमंत्रण दे रहा है उसकी इच्छा है कि वो किसी नेगोशिएशन में, किसी समझौते में शामिल हो जाए और उसके माध्यम से कोई संविदा सृजित हो जाए। ठीक है, बस ये सिर्फ निमंत्रण है एक संविदा में एंटर होने के लिए या किसी संविदा को सृजित करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें अभी कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी पार्ट लागू नहीं हुआ है। कोई भी पार्ट मतलब जो सेक्शन 10 में डिफाइंड है, अभी इस पे कोई भी एक्ट इस पे लागू नहीं हुआ है। ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं टेंडर नोटिस है, जैसे रेलवे या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, वो टेंडर निकालती है जिससे कि अपने काम को वो आउटसोर्स कर सके। ठीक है, रेलवे टिकट रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे टिकट रेट चार्ट लगा रहता है, उसमें जिस व्यक्ति को जिस डेस्टिनेशन पे जाना है तो उस डेस्टिनेशन का पूरा ट्रेन, कौन सी ट्रेन जाने वाली है और क्या टाइमिंग है और क्या रेट है और कितने किलोमीटर पे, ये सब चार्ट लिखा होता है। ये सिर्फ क्या है, ऑफर है कि अगर आपको कहीं ट्रेवल करना हो तो आप टिकट लीजिए और उस ट्रेन पे उस समय बैठ जाइए। ठीक, कैटलॉग प्राइसेस है। कैटलॉग प्राइसेस मतलब जो आपके बिग बाजार या मॉल में आप देखते होंगे, किसी भी शॉप में जाएंगे तो वहाँ पर लिस्ट लगी रहती है हर रेट का। ठीक, हर प्रोडक्ट का कि कौन सा प्रोडक्ट किस क्वांटिटी का क्या रेट है। ठीक, उसी तरह से कोटेशन ऑफ प्राइसेस है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल विद प्राइस टैग्स है। ऑक्शन सेल है। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, जितने आपके जो न्यूज़पेपर आते हैं उसमें देखिए जितने भी ऐड आते हैं वो है आपका सिंपली ऑफर। सेल्फ सर्विस टिल आइटम सेलेक्टेड एज ब्रॉट एट पेमेंट काउंटर, जैसे आप किसी कैफ़े में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ सेल्फ सर्विस की फैसिलिटी दी हुई है, तो जब आप कुछ सिलेक्ट करते चले आते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर आपको पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह लिस्ट ऑफ बैंक इंटरेस्ट चार्जेस, बैंक में जाइए तो वहाँ पर देखिए आपको सेविंग रेट है, फिक्स डिपॉजिट रेट है, ठीक है, आरडी रेट है, रेकरिंग डिपॉजिट, ये सब के रेट लिखे हैं कि इतने साल तक आप पैसे जमा करेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। ये सारे इनविटेशन है, निमंत्रण है, जिससे कि आप इसे एक्सेप्ट करें। ठीक है, यानी आप ऑफर करें, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन दे रखा है, इसमें जिसको सिलेक्ट आप करेंगे वो ऑफर हो जाएगा, और जब सामने पार्टी जो उसे एक्सेप्ट कर लेती है तो यही ऑफर और एक्सेप्टेंस बन के प्रपोजल जो है कन्फर्म प्रॉमिस बन जाता है। और यही प्रॉमिस जो है जब किसी कंसिडरेशन के साथ जब वो एक्सिक्यूट होता है तो यही प्रॉमिस जो है आपका एग्रीमेंट बन जाता है, और जब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो जाता है तो ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन 2H में दिया हुआ है। इन्विटेशन टू ऑफर का
जो कंटेंट है वो सबसे पहले हार्वी वर्सेस फेसी 1893 का एक मुकदमा है इंग्लैंड में, वहाँ से ये आया हुआ है, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोगों ने भी इसे अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का बना हुआ है, ठीक है। और हार्वी वर्सेस फेसिस के माध्यम से ही एक डिस्टिंक्शन निकल के नया आया जिसका नाम है इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर, यानी कि प्रस्ताव और प्रस्तावना का निमंत्रण में क्या अंतर है, ये हार्वी वर्सेस फेसिस से ही ड्रॉ होता है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि जब भी इन्विटेशन टू ऑफर को कोई एक्सेप्ट करता है, यानी कि जो कैटलॉग लिस्ट दी हुई है उनमें से कोई एक्सेप्ट कर लेता है, तो दैट इज नॉट एन ऑफर, बल्कि वो एक ऑफर क्रिएट करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना जरूर माना जाता है कि जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस तो नहीं बनता है, लेकिन वो ये बता देता है कि जिसने ये प्रस्ताव रखा है वो चाहता है कि उनके बीच में एक नेगोशिएशन हो, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए इन्विटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट करने से ही प्रॉमिस नहीं बनता, बल्कि जो व्यक्ति ने सिलेक्ट किया हुआ है कैटलॉग प्राइस में से कोई आइटम सेलेक्ट किया है तो उस आइटम का वो ऑफर करता है, और जिसने कैटलॉग लिस्ट लगा रखी है अगर उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया तब तो प्रॉमिस बनता है, और फिर उनके बीच में एक कंसिडरेशन यानी प्रतिफल का लेन देन होता है, और फाइनली जो है वो एग्रीमेंट बन जाता है। जब एग्रीमेंट ये लॉ एग्रीमेंट बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ एनफोर्सेबल हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर ये दोनों के लिए बातकारी हो जाता है। इसको अच्छे समझने के लिए एक एग्जाम्पल को लेते हैं। सपोज करिए कि जैसे मुझे एक जीन्स का पैंट खरीदना है अपने लिए, तो मैं एक मॉल में जाता हूँ। मॉल चाहे वो पीवीआर हो चाहे बिग बाजार हो, ठीक है। मैं किसी मॉल में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ तो लाइन से कई जीन्स का पैंट लगे हुए हैं, ठीक है। मेरे साइज के कलर भी अलग अलग है। मैंने उनमें से अपने साइज के हिसाब से और जो कलर मुझे पसंद था मैंने उसे सिलेक्ट किया, ठीक। अब यहाँ तक जो हमने जीन्स का पैंट जो लिया और जो रेट और लगा हुआ है ये सारा इन्विटेशन है, ठीक है। जैसे मैंने पैंट सिलेक्ट किया और काउंटर पे जाकर पेमेंट देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ तक ये मेरा ऑफर है। और जैसे ही वो पैसा, जीन्स का पैसा काउंटर पे बैठा हुआ व्यक्ति रिसीव कर लेता है, दैट बिकम एन एक्सेप्टेंस। इसका मतलब ये है कि उसने मुझे रसीद दे दी और ये उस शॉपकीपर, उस मॉल या उस शॉप का ओनर जो भी हो, वो रिस्पॉन्सिबल हो गया है कि जो प्रोडक्ट मैं ले जा रहा हूँ अगर इसमें कोई डिफेक्ट पाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसे बदले या उसको ठीक करे, ठीक है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत अब हम दोनों बन गए। यानी कि मैं पैसे देने को बात था, मैंने दे दिया, और उसके बदले उसने प्रोडक्ट देने की बात थी, उसने प्रोडक्ट मुझे दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट, और ये माना जाता है कि जो भी सेल परचेज हो गया है दैट इज बाइंडिंग फॉर बोथ, ठीक है। तो इसमें कोई भी अगर फर्दर डिस्प्यूट होता है, चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड हो, ठीक है, या प्राइस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है, तो फिर एक दूसरे को मान होगा और कारण बताने का दोनों के पास मौका होगा। यानी कि जो संविदा हो गई है अब वो दोनों के लिए बाध्यकारी है। अब आइए ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर को टेबुलर फॉर्म में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो अंतर है वो है इसके डेफिनेशंस। तो ऑफर का जो डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2A में, ठीक है, लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में कहीं डिफाइंड नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि इट्स कम्युनिकेशन इज मस्ट, यानी ऑफर में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति प्रपोजल करता है तो वो कम्युनिकेट ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले तक पहुंच गया हो, उसकी जानकारी उसके नॉलेज में आ गया हो, ठीक है, वो कम्युनिकेशन है, ठीक। लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर में कम्युनिकेशन होना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल ऑफर होता है, और ऑफर जो है जनरली क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफर होता है। लेकिन इन्विटेशन ऑफर एक जनरल है, पब्लिक ऑफर है। तो ये जनरली क्या होता है कि जब किसी को इन्विटेशन देना होता है तो वो पेपर में पब्लिश कर देता है, या किसी मीडिया का और अदर सोशल मीडिया है या न्यूज़ एजेंट है उनके माध्यम से वो कॉन्वे कर देता है। जैसे कि गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट है, जो कोई गवर्नमेंट जॉब आती है, वैकेंसी आती है, उसका एडवर्टीजमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिवली प्रिज्यूम किया जाता है कि सामने वाले को जानकारी है कि वास्तव में इन्विटेशन क्या था, और उसमें से सिलेक्ट करने के बाद ही सामने वाला ऑफर लेकर के आ रहा है, ठीक है। अब तीसरा अंतर देखिए कि जब भी ऑफर एक्सेप्ट किया जाता है तो वो बिकम प्रॉमिस, जो सेक्शन 2B में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब ऑफर टू इन्विटेशन जब
एक्सेप्ट किया जाता है, तो ये सब इतना ही कॉन्वे करता है कि सामने वाला नेगोशिएशन करने को तैयार है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार है। ठीक है। चौथा देखिए, जब प्रॉमिस हो जाता है तो ये लीगल ऑब्लिगेशन हो जाती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और दोनों पार्टी, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, उन पे दायित्व का वहन हो जाता है, अब वो एक दूसरे से मुकर नहीं सकते। तीसरा है ऑन सेटलमेंट, जब सेटलमेंट हो जाता है तो एक लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज यहाँ क्रिएट होता है। सेटलमेंट मतलब जब नेगोशिएशन सेटल हो जाता है तो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, तो फिर उसके बाद ही एक प्रॉमिस क्रिएट होता है, यानी कि बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। पांचवा अंतर यह है कि एक बार ये ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो ये प्रॉमिस बन जाता है, लेकिन ये हमेशा ऑफर किसी न किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को दिया गया है, ये जनरल ऑफर नहीं होता है। ठीक है। और इसीलिए स्पेसिफिक पर्सन के द्वारा ही एक्सेप्ट होना चाहिए, तभी वो एक प्रॉमिस बन पाएगा। लेकिन यहाँ पर इनविटेशन टू ऑफर में क्या है कि जब पर्सन उस इनविटेशन में जो जो कंडीशन दिए हैं उसको टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर देगा, उसके बाद ही प्रॉमिस बनेगा। ठीक है। अब आपके समक्ष एक प्रॉब्लम आ रहा है, समस्या आ रहा है, जो कि बिहार सुपीरियर जुडिशल सर्विसेज पूछा जा चुका है। और वो प्रॉब्लम ये है कि ए ने एक एसएमएस किया बी को, जो कि कुत्ते के बच्चे को बेचने का व्यापार करता है। ठीक है। और उसके घर जो है कई पपीज जो है जन्म लिए हैं, और इसको जानकारी मिलते ही ए ने एक एसएमएस किया है और बी से पूछा है कि क्या वो एक बच्चा उसे देना चाहेगा। बी ने इसके जवाब में जो है एसएमएस किया कि हाँ हम देंगे, लेकिन हर बच्चे की कीमत 5,000 रुपये होगी। ठीक है। जब ये रिप्लाई आया तो ए ने अपनी कंसर्न दे दिया कि हाँ वो बच्चे को लेने को तैयार है। ठीक। लेकिन याद रखिएगा कि उसके जवाब में जो ए ने रिप्लाई दिया कि हाँ वो लेने को तैयार है, इसके जवाब में हाँ या ना एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, ऐसा कोई टेलीग्राम उसके पास या कोई एसएमएस उसके पास नहीं आया। बी ने रिस्पॉन्ड किया ही नहीं। ठीक है। कुछ समय पश्चात ए को ये पता चलता है कि बी ने वो सारे बच्चे को महंगे दामों पे बेच दिया। ठीक। अब ए जो है वो ये चाह रहा है कि वो बी पे मुकदमा करे, क्योंकि संविदा उसका हो गया है और संविदा का उल्लंघन किया है बी ने। तो अब हमें ये बताना है कि ए और बी की क्या राइट है और क्या लायबिलिटीज है, और क्या इन दोनों के बीच में कोई संविदा हुई थी या नहीं। ठीक। अब इस समस्या का समाधान ये है कि वास्तव में ए और बी के बीच में कोई संविदा हुआ ही नहीं, देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए एक दूसरे की कोई भी राइट टू लायबिलिटी क्रिएट हो ही नहीं रही है। अब देखिए कैसे। पहली बात तो देखिए सेक्शन 2A में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रपोजल ऑफर किसे कहेंगे। ठीक है। जो कि ये कहता है कि जब एक ने दूसरे को अपनी इच्छा बताई हो और सामने वाले ने उसे समझ लिया हो और उसे एक्सेप्ट कर लिया गया हो, तब वो ऑफर एक्सेप्टेंस होता है और प्रॉमिस बनता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पहले ए ने एसएमएस किया, वो सिर्फ एक कोड़ी था कि क्या बी जो है उसको एक कुत्ते का बच्चा बेचना चाहेगा। ठीक है। उसके जवाब में बी ने रिप्लाई दिया हाँ मिनिमम प्राइस 5,000 रुपये वो देने को तैयार है। ठीक है। इसके जवाब में अब देखिए जो सेकंड एसएमएस है ये सिर्फ क्या है, एक इनविटेशन टू ऑफर है। भाई एक कोड़ी की गई, ए ने कोड़ी किया, बी ने जवाब दिया कि भाई इसका रेट है, सिर्फ प्राइस बताया गया है, इसमें कहीं ऑफर एक्सेप्टेंस आ ही नहीं रहा है। ठीक है। ऑफर अब थर्ड एसएमएस आया हुआ है। थर्ड एसएमएस में क्या हुआ है कि उसने जो ए ने जो एसएमएस किया तो वो बी के पास पहुंचा और वो कहा कि हाँ ए जो है वो एडमिट करता है, एक्सेप्ट करता है उस ऑफर को। ठीक है। लेकिन बी ने उस थर्ड एसएमएस का जवाब नहीं दिया, इस वजह से वो ऑफर ही रह गया, ऑफर का एक्सेप्टेंस हो ही नहीं पाया। जब एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ है तो फिर किसी प्रकार का कोई प्रॉमिस या एग्रीमेंट बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर है, बस एक्सेप्टेंस कहीं नहीं है। इसलिए इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, कोई संविदा सृजित नहीं हुई है। ठीक। और यही बात हार्वे वर्सेस फेसी 1893 और मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना 1951 सुप्रीम कोर्ट में एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया है कि सिर्फ इंक्वायरी लेना
किसी भी टर्म से और उसके बदले कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, चाहे किसी ऑफर का हो या किसी वस्तु के प्रस्ताव का हो, तो उसका काउंटर ऑफर जो है वो नहीं कहलाएगा, बल्कि वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर होगा, वो सिर्फ निमंत्रण है। ठीक है, रेट बता देना, प्राइस टैग बता देना, ये सिर्फ जो है आपका इनविटेशन टू ऑफर है। ठीक है, और अगर ऑफर होगा तो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलरली किसी प्रोडक्ट पे आएगा और उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तभी वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है फ्रेंड, दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम नए प्रश्न के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।